Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने अब तक 4 चैप्टर्स अपलोड किए हैं। फर्स्ट चैप्टर है एल्काडाइईन्स, सेकंड चैप्टर इसमें है साइक्लोएल्केन्स, थर्ड चैप्टर है स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड द फोर्थ चैप्टर इसमें हमने अपलोड किया है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, एंड दिस इज द फिफ्थ वन. You know, the name of the chapter is Mechanism of Chemical Reactions. This is the name of the unit. रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ये हमारा इसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है. देखो बच्चों, क्या है कि हम जब कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में मैंने आपको एल्काडाइन्स पढ़ाया, मैंने आपको एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी के बारे में बताया. देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि दो केमिकल्स जब रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन किस प्रकार करते हैं. मैंने कई मैकेनिज्म के अंदर ये कहा कि दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म. मैंने बर्च रिएक्शन जो एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी के 14th पार्ट में मैंने 14th या 13th पार्ट में मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने कहा था दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, राइट. अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि हम दो तरह के केमिकल्स को मिक्स करते हैं A+B को, और उसके साथ विभिन्न प्रकार की रासायनिक परिस्थितियां, राइट, जैसे कैटलिस्ट की उपस्थिति, जैसे सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, H न्यू मैंने कई जगह लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, टेम्परेचर की उपस्थिति, एंजाइम की उपस्थिति, बैक्टीरिया की उपस्थिति और नंबर ऑफ थिंग्स. तो यहां पर हम केमिकल रिएक्शंस में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से दो या दो से अधिक केमिकल विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके किस तरह से उनके अंदर रिएक्टिंग ग्रुप्स का फॉर्मेशन, रिएक्टिंग ग्रुप्स या एटम्स का, है ना, दोनों बातें हैं बच्चों. रिएक्टिंग ग्रुप्स भी हो सकते हैं और रिएक्टिंग एटम्स भी हो सकते हैं, किस प्रकार उनका फॉर्मेशन होता है. तो उसके अंदर हम, इसके अंतर्गत हम इस प्रकार कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं में सक्रिय विभिन्न प्रकार के समूह या परमाणु बनते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे, राइट. हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं. देखिए, यहां पर जब कोई रासायनिक क्रिया संपन्न होती है तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं. पहली बात तो क्रिया कारक, हम जो रिएक्टेंट लेते हैं, हमने मान लो यहां पर रिएक्टेंट लिया A+B, राइट, कि क्रिया कारक के अणु के बॉन्ड्स का, ऑब्वियसली हम जो भी रिएक्टेंट लेंगे उनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे, राइट, और नए बंधों द्वारा उत्पाद का, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन. यानी यहां पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बॉन्ड्स टूटते हैं और जो उत्पाद बनते हैं उसमें नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. देखो बच्चों, ऐसा है, मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जो रिएक्टेंट है वो जब रिएक्शन करते हैं और जो नए बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं तो ऑब्वियसली हम ये देखते हैं कि जो नए बॉन्ड्स बनते हैं उसके अंदर स्थायित्व ज्यादा होता है, राइट. फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि हम अपने घर में, अपने परिवार में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ आपको एक, हम अपने परिवार में अपनी बहन बेटी, हम उनकी शादी करते हैं और वो उनका बॉन्ड एक नए परिवार में बनता है, राइट. मैं इस एग्जांपल को क्यों दे रहा हूं आपको कि मेरे घर से मेरी बेटी या मेरी बहन की शादी होती है, मतलब नया बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड किस लिए होता है, स्थायित्व की तरफ होता है, राइट. कि एक मतलब कहने का मेरा मतलब है कि नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन
स्टेबिलिटी के लिए होता है ना। जो बात मैंने एग्जांपल आपको दिया है उसको आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो उनमें क्रियाकारक जो होते हैं उनके बॉन्ड्स का यहां पर क्लीवेज होता है और जो नए उत्पाद बनते हैं उन उत्पाद में नए बॉन्ड्स के द्वारा उस उत्पाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उन मॉलिक्यूल्स का यहां पर फॉर्मेशन निर्माण होता है। अब बच्चों हम यहां देखते हैं कि चूंकि कार्बनिक रसायन में एक तत्व कार्बन, भाई बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन तो एक तरह से मान लीजिए किंग एटम है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन तो सब जगह, तो एक तत्व कार्बन होता है। अतः कार्बनिक यौगिकों के लिए एक सामान्य सहसंयोजक बंध हम इस तरह बता सकते हैं। मान लीजिए हम यहां पर बात किसकी करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर हम बात करते हैं लाइक दिस, राइट। सपोज हम किसकी बात करते हैं यहां पर इस तरह से, लाइक दिस। कोई भी फंक्शन ग्रुप लगा दें, कोई भी क्रियात्मक, इस तरह का एक बॉन्ड जरूर होता है। अब बच्चों देखो क्या होता है कि यहां पर ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है, अब जैसे मैंने आपको एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी में क्या बताया कि जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, AlCl3 के साथ, तो यहां क्या बनता है, यहां बनता है प्लस AlCl4 माइनस। जैसा मैंने आपसे कहा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति, तापक्रम, सनलाइट की उपस्थिति, एंजाइम की उपस्थिति, बैक्टीरिया की उपस्थिति, राइट, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस, राइट, यहां पर इस बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, राइट। और नए, यानी ये हमारे पास एक सामान्य बंध है, दिस इज द लाइक दिस, ये बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड का जो ब्रेकेज होता है, अब ऑब्वियसली बॉन्ड का ब्रेकेज तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि हमारा परिवार स्टेबल परिवार है, हम अपनी सब जरूरतें, हमारा हेल्थ है, फूड है, हमारा कपड़े हैं, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, हम पूरे करते हैं, राइट। अब होता क्या है, मेरे पड़ोस के अंदर, मेरे पड़ोस में एक बहुत बड़ा एलईडी आ गया और साथ में एक बहुत बड़ा डिजिटल फ्रिज आ गया, राइट। तो मेरे घर में क्या होगा, एक रिएक्शन स्टार्ट होगी, सुबह शाम एक अंदर से एक एक रिएक्शन स्टार्ट होगी, भाई पड़ोस में ये चीज आ गई, तो वो धीरे 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 करते करते क्या होगा, मैं भी उस चीज के लिए मोटिवेट हो जाऊंगा, तो रिएक्शन विल बी स्टार्ट, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास मेरी जरूरतों के लायक ही पैसा था, लेकिन मैं कहीं से भी व्यवस्था करूंगा और रिएक्शन विल गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। मैं रिएक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, कोई ना कोई रीजन, राइट। एनीवे, यहां पर आप अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है, ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, आप देखिए कि रिएक्शन के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए, कोई ना कोई चीज हमें प्रेरित करती है कि हम रिएक्ट करें, है ना। तो बच्चों यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का क्लीवेज, इस बॉन्ड का क्लीवेज दो प्रकार से होता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दिस इज द फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, जो मैंने आपको एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी में कई जगह बताई है। एनीवे, तो देखिए बच्चों क्या है कि इस बॉन्ड का क्लीवेज दो प्रकार से होता है। एक तो होता है समविखंडन, यानी यहां पर क्या स्थिति बने कि भाई यहां पर हम क्या कहते हैं, हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये जो सिंगल बॉन्ड बना है, ये सिंगल बॉन्ड कैसे बना है, ये सिंगल बॉन्ड किस प्रकार बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, राइट।
यानी इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड बना है। अब बच्चों यहां पर यदि इस बॉन्ड का क्लीवेज किस प्रकार का हो, इस प्रकार का, यानी दिस इज द होमोलाइटिक फिशन, कि भैया हमने पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप को हमने बराबर बराबर भागों में बांट करके हम अलग अलग हो गए, राइट। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि हम क्या करते हैं, अपने बहन बेटी हम शादी करते हैं और शादी के बाद क्या हुआ, सेपरेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड डाइवोर्स। बच्चों इट इज ए एबनॉर्मल फीचर, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेंटल स्टेट खराब होती है, यू नो, एंड जो जिन एलिमेंट्स का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो जब ब्रेकेज होता है तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है, फ्री रेडिकल। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, और फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव, राइट। हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव। तो बच्चों यहां पर जो बॉन्ड का ब्रेकेज दो प्रकार से होता है, वन इज द समाश विखंडन, ये दोनों जिन्होंने बॉन्ड बनाया था अपना अपना इलेक्ट्रॉन बराबर भागों में बांट करके अलग हो जाते हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर हम देखते क्या है कि इस क्लीवेज में शेयर्ड दोनों इलेक्ट्रॉन्स का बंधित परमाणुओं में बराबर बराबर बंटवारा हो जाता है, और इस तरह से जैसा मैंने आपको बताया यहां पर ये बॉन्ड बना था, इसका बराबर बराबर भागों में बंटवारा हो गया। अब इस प्रकार बने परमाणु या ग्रुप विद्युतीय उदासीन, दीज आर द न्यूट्रल, लेकिन चूंकि इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अतः ये अत्यंत क्रियाशील एवं कम स्थायी होते हैं, दीज आर लेस स्टेबल। जैसा मैंने आपको कहा कि मैरिज के बाद डाइवोर्स हो गया, तो दीज आर हाईली रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, क्योंकि मेंटल स्टेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके चल रहा हूं बच्चों, है ना। हम क्या देखते हैं यहां पर सम विखंडन से क्या बन गया, यहां पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, अतः ये अत्यंत क्रियाशील एवं कम स्थायी होते हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर कॉल्ड मुक्त मूलक, इन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल कहते हैं। और बच्चों कार्बन में जो मुक्त मूलक जो होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होती है, sp2, और sp2 का हमें पता है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, त्रिकोणीय समतलीय संरचना, एंड sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर स्ट्रक्चर, रेखीय संरचना। यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो बच्चों यहां पर स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। मैं संकरण यहां नहीं समझाऊंगा क्योंकि संकरण आपने अच्छी तरह 12th क्लास में पढ़ा है, और इसको मैं जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। अब यहां पर बच्चों जो sp2 संकरण होता है, इसके अंदर एक बचता है pz ऑर्बिटल। मैंने बेंजीन में, जब बेंजीन का मैंने कैलकुलस स्ट्रक्चर बताया था, उसके अंदर मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताया था, उसमें sp2 संकरण बताया था, और मैंने ये कहा था आपसे कि किस प्रकार बेंजीन के अंदर ये जो होता है परपेंडिकुलर pz ऑर्बिटल, यहां पर ये किस प्रकार से ये जैसा मैंने इसमें कहा कि प्योर pz ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पर बच्चों बेंजीन के अंदर भी कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट। यहां पर कैसी स्ट्रक्चर होती है प्रत्येक कार्बन की, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, त्रिभुजीय समतलीय संरचना, और इस तरह से इनके अंदर यहां पर इस pz ऑर्बिटल में, बेंजीन के कार्बन के pz ऑर्बिटल में, आप देखिए मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट क्या है, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। कार्बन की एक्साइटेड स्टेट मैंने वहां पर क्या बताई है,
2s1 2px1 2py1 2pz1, राइट। तो वहां पर अब यहां पर बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। तो बेंजीन के अंदर प्रत्येक कार्बन पर मैंने लिखा है प्योर pz ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अब देखो बेटा, ऐसा है कि यहां पर टर्शियरी कार्बोनियम आयन is more stable than secondary carbonium ion, and secondary carbonium ion is more stable than primary carbonium ion, and primary carbonium ion is more stable than this methyl. It's not carbonium ion, it's carbon free radical. This primary carbon free radical, this tertiary carbon free radical is more stable than secondary carbon free radical, and this secondary carbon free radical इस ज्यादा स्थायी होता है प्राथमिक कार्बन फ्री रेडिकल से, और ये ज्यादा स्थायी होता है मिथाइल फ्री रेडिकल से, राइट। देखो बेटा, यहां पर क्या है कि इस तरह से हम देखते हैं एक, दिस इज द टर्शियरी, दिस इज द टर्शियरी, राइट। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, इज मोर स्टेबल, दिस इज द सेकेंडरी, एंड इज मोर स्टेबल देन लाइक दिस, दिस एंड मोर स्टेबल देन दिस रेडिकल, राइट। यहां बेसिकली क्या होता है, वाई टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, क्योंकि इस पर जब यह मुक्त मूलक बनता है तो यहां पर इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप हैं, और इन 3 मिथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई प्रेरण प्रभाव, राइट। यहां पर वो ये प्लस आई प्रेरण प्रभाव के कारण क्या होता है, दिस फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, राइट। मैंने यहां लिखा है बच्चों ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, tertiary carbon free radical is more stable than secondary carbon free radical, and secondary carbon free radical is more stable than primary carbon free radical, and this primary carbon free radical is more stable than, this is the methyl free radical, so that we see यहां पर ये tertiary carbon free radical कितने यहां पर मिथाइल ग्रुप हैं, 3, इन तीनों का कैसा प्रभाव है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, तो दिस इज मोर स्टेबल। यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इसलिए दिस इज लेस स्टेबल देन दिस, कम स्थायी होता है सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल टर्शियरी कार्बन फ्री रेडिकल की तुलना में, और यहां पर बच्चों ये H लिखा हुआ है, दिस इज द H। तो बच्चों दिस इज द प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, और यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये लेस स्टेबल देन दिस secondary carbon free radical, and further यहां पर highly reactive, this methyl free radical is highly reactive, so this is the order of stability of carbon free radical। ये कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व का क्रम है। बच्चों, किसी फ्री रेडिकल को जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होंगी वह उतना अधिक स्थायी होगा। ये बिल्कुल अंडरस्टूड फैक्ट है कि कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द रेजोनेंस, है, यानी जितनी ज्यादा अनुनादी स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाएं बनेंगी उतना ही ज्यादा स्थायित्व होगा। तो यहां पर वही बात हम फ्री रेडिकल में कर रहे हैं कि किसी भी फ्री रेडिकल में जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होंगी वो उतना अधिक स्थायी होगा। हम देखते क्या है, आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल, इसके अंदर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। इस टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल में कितने स्ट्रक्चर हैं, 10 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, राइट। तो इस प्रकार हम बताते हैं कि जब विखंडन कैसा होता है, विखंडन से मतलब है क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड,
इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक फिशन, राइट। देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, एंड यहां पर कार्बन फ्री रेडिकल जो बनता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिभुजीय समतलीय संरचना। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन, विषमास विखंडन। देखो बेटा, इसके अंदर यहां पर ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या हो रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस X का। X कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है, Cl हो सकता है। यहां पर क्या होता है, इसके अंदर, इस बॉन्ड के अंदर जो क्लीवेज है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के पास चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जब किसी कोवेलेंट बॉन्ड का क्लीवेज विखंडन इस प्रकार होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु या समूह के पास आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं हेट्रोडाइटिक क्लीवेज। भाई यहां पर बच्चों जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया वो तो कम हो गया, उसके पास धनावेश आ गया, है ना। यानी मैंने और आप में से किसी एक विद्यार्थी ने, हमने पार्टनरशिप की 1-1 लाख रुपए की, राइट, और मेरा विद्यार्थी ने क्या किया, वो मेरा 1 लाख रुपए लेके भाग गया। तो ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश, एंड आई बिकम रिएक्टिव ऑब्वियसली, है ना। यहां पर क्या हो गया, विषम विखंडन। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप ऐसा नहीं करोगे, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री फ्लो के अंदर बहुत बोरियत हो जाती है। और मैं जो क्लास में कई बार केमिस्ट्री के मजाक करता हूं या चुटकुले सुनाता हूं, वो मैं इस रिकॉर्डिंग में नहीं सुना सकता क्योंकि इट्स ए लाइव रिकॉर्डिंग। बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का क्लीवेज कि किसी दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम या ग्रुप के पास, राइट, एक के पास चले गए, तो दिस इज कॉल्ड विषमास विखंडन, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक फिशन। अब चूंकि यहां पर साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के पास चले जाते हैं, तो उस परमाणु पर तो आ जाता है ऋणावेश, है ना। मान लो मेरा एक वो फिक्टिशियस विद्यार्थी मेरा माल लेके भाग गया, उसके ऊपर तो आ गया ऋणावेश, और मेरे ऊपर क्या आ गया, यहां पर इसके पास आ गया धनावेश, राइट। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि यहां पर विषमास विखंडन या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या फिशन किस प्रकार होता है। इस प्रकार जो धनावेशित कार्बन बनता है दैट इज कॉल्ड, या तो हम बच्चों देखो दिस इज कार्बोकैटायन, राइट, और एक क्या कहते हैं इसको, कार्बोनियम। मैंने हमेशा कहा है बच्चों, कार्बोनियम, कार्बन के ऊपर धनावेश। अमोनिया से, अमोनिया के पास एक H+ आ गया तो क्या बन गया, NH4+, अमोनियम, Cl+, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, सल्फोनियम, नाइट्रोनियम, राइट। इस तरह से दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बोनियम, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस मिथाइल कार्बोनियम। ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। हम यहां पर मान लो क्या लेते हैं, एग्जांपल क्या लेते हैं, यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर CH3Cl, और यहां क्या हो गया, स्थिति ऐसी हो गई, तो क्या बन गया, स्थिति ऐसी का मतलब है यहां पर क्या हो गया, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक फिशन, विषमास विखंडन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस, राइट, इस तरह से फॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों यहां पर ये बन गया मिथाइल कार्बोनियम या मिथाइल कार्बोकैटायन, है ना। अब बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो कार्बोकैटायन है इसमें कार्बन एटम, दिस इज द, इसको ऐसे लिख देते हैं लाइक दिस। अब ठीक है, इट बिकम्स मोर क्लियर कि कार्बन एटम sp2 संतुलित अवस्था में होता है, और हमें पता है कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है,
ट्राइगोनल प्लिनर, त्रिभुजीय समतलीय संरचना होती है। और बच्चों ये कार्बोकैटायन का स्थायित्व निम्न क्रम में होता है। देखो अब हम यहां पर सीन को बदल देते हैं, यहां पर क्या आ गया प्लस, ये कार्बोकैटायन बन गया, ये बन गया कार्बोकैटायन, राइट। सी टर्शियरी कार्बोनियम आयन is more stable than secondary carbonium ion, and secondary carbonium ion is more stable than primary carbonium ion, and this methyl carbonium ion सबसे less stable है ना। देखो बेटा ऐसा है कि मान लो ये आप हैं, ये क्या है, ये आप हैं, राइट। और क्या हुआ कि आपके साथ ये विषमास विखंडन हो गया। अब आपके घर में क्या है, 1 2 3, आपके 3 भाई हैं, है ना। तो आप एकदम से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, 3 सपोर्टिंग आपके भाई, यानी 3 मिथाइल ग्रुप हैं। इन मिथाइल ग्रुप का प्रभाव कैसा है, प्लस आई प्रेरण प्रभाव, राइट। जब आपके ऊपर आपके दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहां पर विषमास विखंडन हो गया, तो ये क्या बोलेंगे, आपको ढांढस बताएंगे, आपको तसल्ली देंगे, आपको बोलेंगे हम पुलिस में एफआईआर कराएंगे, उसको ढूंढेंगे, राइट। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, यहां पर दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस टर्शियरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। यहां पर 2 होते हैं मिथाइल ग्रुप, इन 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। यहां पर 1 मिथाइल ग्रुप होता है, हम क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा स्थायी टर्शियरी कार्बोनियम आयन, उसके बाद इससे कम स्थायी सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, और इससे कम स्थायी प्राइमरी कार्बोनियम आयन। और बच्चों मिथाइल ग्रुप के पास तो कुछ है ही नहीं, अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कोई लेके भाग गया, है ना, तो क्या स्थिति है, किसी के इसके पास बेचारे के पास एक जोड़ी पैंट शर्ट हो और कोई लेके भाग जाए, तो इसकी स्थिति कैसी बनेगी, ये तो मामला इसका इनर वियर्स में रह जाएगा ये, तो इट बिकम्स हाईली रिएक्टिव। अब मैंने क्या कहा यहां पर, दिस मिथाइल ग्रुप इज सबसे लेस स्टेबल, है ना बच्चों। यहां पर तो स्थिति बहुत विकट है, यहां कोई सपोर्टिंग नहीं है, यहां तो स्थिति ऐसी है, रहने को घर नहीं है, रहने को घर नहीं और सोने को बिस्तर नहीं, और सारा जहां है हमारा, ये इट बिकम्स वेरी रिएक्टिव। बेचारे के पास एक जोड़ी कपड़ा था, कोई लेके भाग गया, तो इट बिकम्स हाईली रिएक्टिव। तो भैया देखो हम क्या देखते हैं, जिसके पास भैया घर में कोई सपोर्टिव है ना, स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर 2 सपोर्टिव है, इससे कम स्टेबिलिटी है, यहां पर 1 सपोर्टिव है, इससे कम स्टेबिलिटी है। लेकिन यहां तो क्या हो रहा है, यहां तो इनकलाब जिंदाबाद, है ना। तो यहां पर मिथाइल ग्रुप इज लेस स्टेबल एंड लेस स्टेबल, हाईली रिएक्टिव, क्लियर। अब देखो बेटा, कार्बोकैटायन के स्थायित्व को 2 फैक्टर्स, ये जो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन है, इनको 2 फैक्टर्स इज द, जैसा मैंने आपसे कहा, प्रेरण प्रभाव। पहला फैक्टर इसमें क्या है, पहला फैक्टर इसके अंदर है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव। देखो बेटा, ये मैंने बताया इसके अंदर कि एल्काइल ग्रुप की प्रकृति प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने की होती है ना। आप जब लुट पिट के आओगे तो एक जना आपको ठंडा पानी पिलाएगा, एक जना आपको तसल्ली देगा, एक जना आपको ये बोलेगा कि भाई कोई बात नहीं, जिसने किया है अपन उसको देख लेंगे, है ना। तो यहां पर इनका प्रभाव कैसा है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होने के कारण। इसलिए जब एल्काइल ग्रुप किसी इलेक्ट्रॉन न्यून या धनावेशित कार्बन से जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून, है ना, या धनावेशित कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करते हैं और स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। हम यहां क्या देखते हैं, यहां मिथाइल ग्रुप बेचारे के पास
जैसा मैंने आपसे कहा कि रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, सारा जहां है हमारा, तो यहां तो स्थिति भैया एक जोड़ी कपड़े थे तो इट बिकम्स हाईली लेस स्टेबल। यहां पर क्या स्थिति है, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, इट बिकम्स मोर स्टेबल। मैंने देखो बच्चों क्या है, दिस मिथाइल कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल देन दिस 1 डिग्री प्राइमरी कार्बोनियम आयन, एंड दिस प्राइमरी कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, क्योंकि इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। और यहां पर ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन इज हाईली स्टेबल। सी, मैं जैसा आपको बता रहा हूं, दिस टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन इज हाईली स्टेबल, दिस इज 3 डिग्री, 3 डिग्री इज द टर्शियरी कार्बोनियम आयन, राइट। इसके बाद जैसा मैंने लिखा है यहां पर 2 फैक्टर्स, तो एक फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा फैक्टर मैं आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आएगा और आप थोड़ा कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।